नमस्कार प्यारे साथियों। जोहार छत्तीसगढ़। आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का ये क्लास शिक्षक भर्ती, व्याख्याता भर्ती, साथ ही साथ सीजी टेट, प्री डीएड और प्री डीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आज के इस वीडियो में जो एनईपी 2020 भी आज वर्तमान रूप में देख पा रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है, जो इतिहास है, या फिर जो एनईपी 2020 है उसका फाउंडेशन बोल सकते हैं, उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरी तरीके से कवर करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो भी शिक्षक भर्ती है, सीजी टेट है, उन सब के लिए। तो ये जो क्लास है आज का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप सबके सामने कि राधा कृष्णन आयोग की कौन सी सिफारिशें सीधे यूजीसी की स्थापना से संबंधित थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया है किसके ऊपर, आपका राधा कृष्णन आयोग। तो सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि जो राधा कृष्णन आयोग है उसने कौन कौन से प्रावधान दिए और उनकी कौन कौन से सिफारिशों को लागू किया गया, तो उनके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। ठीक, सबसे पहले जैसे जब हम लोग मतलब जो भारत अंग्रेजों का गुलाम था, मतलब जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तब जो यहाँ का जो शिक्षा पद्धति था, जो भारत का जो शिक्षा पद्धति था वो सब किसके अनुसार होता था, अंग्रेजों के हिसाब से होता था। और ये सारी जो जो भारत की शिक्षा है उस पर जो काम किया जाता था वो ब्रिटेन के आधार पर यहाँ की नीतियों को शिक्षा के ऊपर लागू किया जाता था। लेकिन तो इसमें से आप लोगों ने कई लोगों का नाम सुना होगा जिन्होंने मतलब जब हम गुलाम थे तब भारतीय शिक्षा पर बहुत से लोगों ने काम किया, जैसे वुड डिस्पैच नीति हो गया, सैडलर कमीशन आपने सुना होगा, साथ ही साथ एक बड़ा नाम आपने सुना होगा मैकाले, ठीक है। तो मैकाले के बारे में उसने भी क्या किया कि भारतीय शिक्षा पद्धति पर काम किया। लेकिन मैकाले जो भारतीय शिक्षा है उस पर एक वाक्य बोलते हैं कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको उनके जो माइंडसेट है उनको क्या करना है, अंग्रेजों के जैसा माइंडसेट बनाना है। क्या बनाना है, जो भारतीय हैं उनको क्या करना है, अंग्रेजों के जैसा बनाना है, उनका माइंडसेट अंग्रेजों की तरह होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कौन, मैकाले। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ताकि हम क्या करें, जब हम भारतीयों को अपने जैसा बना लेंगे ताकि हम उसको क्या करें, अपना काम निकलवा पाए भारतीयों से, और उनको छोटे छोटे पद पर रहकर हम वहाँ से अपना काम निकलवा पाए। इस वजह से मैकाले ऐसा बोलता था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब क्या करें कि जो सरकार थी, भारत की सरकारें, अलग अलग समय पे अलग अलग आयोग और अलग अलग कमेटी का गठन किया गया ताकि जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसको और भी बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग समय पर जो आयोग बनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना इसमें राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग, इसका ईयर याद रखना 1948-1949, ठीक है। दूसरा याद रखना इसमें मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग, मुदलियार कमीशन, मुदलियार कमीशन, इसका ईयर याद रखना 1952। तीसरा याद रखना इसमें दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। चौथा याद रखना इसमें कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन। पांचवा इसमें याद रखना यशपाल कमेटी, यशपाल कमेटी, ठीक है। जो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी है उसका ईयर याद रखना 1958। कोठारी आयोग 1964 से 1966 और यशपाल आयोग याद रखना 1992, ठीक है।
तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की शिक्षा पद्धति पर हमको काम करना था, और जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसको बेहतर बनाने का काम प्रारंभ हुआ। तो इसी क्रम में जो सरकारें थी अलग अलग समय में क्या किया, राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, इन सब ऐसे अलग अलग आयोग का गठन किया गया और भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्या किया गया, बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये जो 5 आयोग है, जो 5 कमेटी है, उसको याद रखना, साथ ही साथ उनके ईयर को भी याद रखना, क्योंकि यहाँ मतलब इस पर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक साइड आपको क्या दे दे, आयोग कमेटी का नाम दे दे, और दूसरे साइड क्या दे दे, ईयर का नाम दे दे, और मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये था जो अलग अलग समय पर कमेटी आई थी उस पर। अब इसी में हम लोग जान लेते हैं कि जो राधा कृष्णन आयोग है, जो राधा कृष्णन कमीशन है, राधा कृष्णन आयोग है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ईयर याद रखना 1948-49। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग, इसकी मुख्य बातें याद रखना ताकि हम जब राधा कृष्णन से जो क्वेश्चन बने तो उसको हम लोग कर पाए एग्जाम में। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग, सबसे पहले इसमें याद रखना कि अधिकतर लोग मतलब जो हम लोग आज के समय में जो 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सब जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, राधा कृष्णन का था। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग का। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखना, 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, जो हम लोग मतलब जो अधिकतर बैचलर डिग्री मतलब जो डिग्री हम लोग प्राप्त करते हैं वो 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था वो कहाँ से आया था, राधा कृष्णन आयोग से। साथ ही साथ इसी में याद रखना कि आपके दोस्त यार या फिर आपके भैया लोग या दीदी लोग, कई लोग बोलते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट पर ऑनर्स डिग्री प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, तो जो ऑनर्स डिग्री है, ऑनर्स डिग्री, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, मैथ्स में ऑनर्स किया है, फिजिक्स में ऑनर्स किया है, केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है, तो जो ऑनर्स डिग्री, ऑनर्स पाठ्यक्रम है, ये सब भी कहाँ से आया है, राधा कृष्णन आयोग से आया है। ठीक है, इसमें दूसरा बात याद रखना कि जो इंटरमीडिएट शिक्षा है, इंटरमीडिएट शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग कर दिया गया। दूसरा बात ये याद रखना कि जो इंटरमीडिएट शिक्षा है उसको विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग कर दिया गया। तीसरा बात इसमें याद रखना कि जो भारतीय भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेज हैं, भारतीय भाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनको उच्च शिक्षा में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया, उच्च शिक्षा में। आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग राज्यों में क्या है, उनके रीजनल लैंग्वेज में आज क्या होता है, पढ़ाई होता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, यहीं से आया था कि मतलब जो भारतीय भाषाएं हैं उनको भी उच्च शिक्षा में स्थान प्रदान किया गया, और आज के समय में जो भारतीय भाषाएं हैं उन पर भी हम शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आया है, राधा कृष्णन आयोग से आया है। ठीक है, और इसमें और याद रखना कि जो बौद्धिक हो गया, बौद्धिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया गया। बच्चों में क्या किया गया, किस पर जोर दिया गया, आध्यात्मिक मूल्यों पर, बौद्धिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। साथ ही साथ जो हम लोग आज जो NEP 2020 है, NCF 2005 है, इन पर विशेष रूप से मतलब किस पर जोर दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है, आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया जाता है। तो उस पर याद रखना कि जो राधा कृष्णन आयोग है उसने अनुसंधान साथ ही साथ जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें और बात याद रखना कि अगर
शिक्षा को बेहतर बनाना है, क्या करना है, शिक्षा को बेहतर बनाना है, तो शिक्षकों की आवश्यकता होगी, और जब शिक्षक होंगे तो उनको अच्छा खासा वेतन भी देना होगा, और साथ ही साथ जो उनकी सेवा की शर्तें हैं उनको भी क्या करना होगा, बेहतर करना होगा। तो अगला पॉइंट इसमें याद रखना, शिक्षकों के वेतन, शिक्षकों के वेतन, शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार किया गया। क्या किया गया, सेवा शर्तों में सुधार किया गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि अंग्रेज लोग क्या करते थे कि कम पैसों में अपना काम निकलवा लेते थे। तब जब भारत आजाद हुआ तो शिक्षकों के वेतन और उनकी सेवा शर्तों में भी क्या किया गया, सुधार किया गया, ताकि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है, ठीक, इसमें और याद रखना कि अब भारत क्या हुआ है, आजाद हुआ है। ठीक है, तो अब शिक्षक चाहिए अपने को, तो शिक्षक चाहिए, तो शिक्षक तो मिल जाएंगे, साथ ही साथ अब उनको क्या करना है, प्रशिक्षण देना है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात हुई। क्या हुई, शिक्षकों को प्रशिक्षण, शोध, क्या शोध, रिसर्च, और क्या जो शैक्षणिक स्वतंत्रता है, शैक्षणिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक स्वतंत्रता, इस पर भी क्या दिया गया, जोर दिया गया। शैक्षणिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको क्या दिया गया, स्वतंत्रता प्रदान किया गया कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, और जो अपनी भूमिका है भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका बेहतरीन ढंग से निभाइए। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि अब सबसे पहले इसमें याद रखना कि जो राधा कृष्णन आयोग है, जो राधा कृष्णन आयोग है, वो विश्वविद्यालय जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उस पर काम करने के लिए बनाया गया आयोग था। क्या, जो राधा कृष्णन आयोग था वो विश्वविद्यालय शिक्षा पर काम करने के लिए बनाया गया आयोग था। ठीक है, तो जब ये जो राधा कृष्णन आयोग था विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया था, तो इसमें याद रखना कि विश्वविद्यालय को वित्त पोषण, फंडिंग, मतलब क्या, वित्त पोषण मतलब फंडिंग, वित्त पोषण और समन्वय के लिए, समन्वय के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय बने, और उसके बाद क्या हुआ, उनको किसी भी विश्वविद्यालय को या किसी संस्था को चलाने के लिए क्या होता है, फंडिंग की आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो विश्वविद्यालय को फंडिंग करने के लिए और कॉलेजों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए जो विश्वविद्यालय है, और ये मतलब जो राधा कृष्णन आयोग है, उसने क्या किया, यूजीसी के गठन का प्रावधान किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी के गठन का प्रावधान किया। और जब राधा कृष्णन आयोग ने यूजीसी के गठन का प्रावधान किया, तो जो यूजीसी का गठन हुआ वो गठन कब हुआ, 1953 में। यूजीसी का गठन कब हुआ, 1953 में। ठीक है, और इसमें याद रखना कि जो चीज है का, पाठ्यक्रम में सुधार किया गया, पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार, साथ ही साथ जो सतत मूल्यांकन की बात करते हैं हम आज, जो एनईपी 2020 है, उस पर भी क्या किया गया है, सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात की गई है, कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात की गई है। तो जो सतत मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट था, जो इसका आधारशिला रखा गया था, वो भी कौन थे, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, पाठ्यक्रम में भी सुधार किया गया। जो पहले के पाठ्यक्रम होते थे उसमें क्या होता था, जो अंग्रेजों की महत्ता बताने वाले या अंग्रेजों के बारे में जो पाठ्यक्रम में था, उस पाठ्यक्रम में भी क्या किया गया, सुधार किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो राधा कृष्णन आयोग है, जो हम लोग आज देख रहे हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो सब भी कहाँ से आया है, राधा कृष्णन आयोग। और यूजीसी का गठन कब किया गया है, 1953। ठीक है, किसमें, 1953। तो यह था राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग के ये क्या थे, प्रमुख प्रावधान थे, उनकी कुछ सिफारिशें थे, तो इन सबको याद रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग की कौन सी सिफारिशें सीधे यूजीसी की स्थापना से संबंधित थी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है और समझिए। ठीक है,
3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, इंटरमीडिएट शिक्षा को अलग करना, विश्वविद्यालय हेतु वित्त पोषण एवं समन्वय संस्था, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रोत्साहन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो राधा कृष्णन आयोग है उसने क्या किया, क्या गठन का प्रावधान किया, यूजीसी के गठन का प्रावधान किया। और यूजीसी का गठन कब हुआ, 1953 में। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझ में आया क्या, कि राधा कृष्णन आयोग ने यूजीसी की स्थापना का प्रावधान दिया, लेकिन वो प्रावधान क्यों दिया, कि ताकि हम विश्वविद्यालय को क्या कर सके, वित्त का पोषण कर सके, समन्वय स्थापित कर सके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है। और यहीं पे एक बात और याद रखना, बताया था कि 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम भी कहाँ से आया, राधा कृष्णन आयोग। इंटरमीडिएट शिक्षा को अलग किया गया, साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना कि राधा कृष्णन आयोग को क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है। ठीक है, जब भारत देश आजाद हुआ तब क्या हुआ, जो सरकार थी, सरकार ने बोला कि अपने को क्या करना है, टॉप टू बॉटम अप्रोच का उपयोग करना है। क्या करना है, टॉप टू बॉटम अप्रोच का उपयोग करना है। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब यह है कि हमको पहले उच्च शिक्षा पर ध्यान देना है और साथ ही साथ हमको जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर भी हमको क्या करना है, काम करना है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब यह है कि पहले विश्वविद्यालय के लिए काम होगा। तो विश्वविद्यालय के लिए जो सबसे पहला कमीशन बना वो कौन सा था, राधा कृष्णन आयोग। इसलिए इस आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे राधा कृष्णन आयोग हो गया। अब इसमें दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मुदलियार आयोग। ठीक है, 1952 मुदलियार आयोग 1952। मैंने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए किसने काम किया, राधा कृष्णन आयोग के लिए। अब हमको सेकेंडरी एजुकेशन पर भी काम करना है। ठीक है, स्कूली शिक्षा पर भी क्या करना है, काम करना है। तो उसके लिए कौन से आयोग का गठन किया गया, मुदलियार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसीलिए जो मुदलियार आयोग है उसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मुदलियार आयोग के जो मुख्य प्रावधान थे और उनके कौन कौन से रिकमेंडेशंस थे जिनको माना गया उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे मुदलियार आयोग क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए काम कर रहा था। ठीक है, तो मुदलियार आयोग में सबसे पहले इसमें याद रखना कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर मतलब ऐसा शिक्षा जिसको करने से जो अभ्यर्थी हैं उनको डायरेक्ट रोजगार की प्राप्ति हो सके। इस पर पहली बार कब जोर दिया गया, मुदलियार आयोग के माध्यम से जोर दिया गया। और इसमें याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8+3+3 स्ट्रक्चर किसने दिया, 8+3+3 स्ट्रक्चर किसने दिया, मुदलियार आयोग ने दिया। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि इस 8 वर्ष मतलब क्या, आपका प्राइमरी एजुकेशन, 8 वर्ष क्या प्राइमरी एजुकेशन, 3 वर्ष क्या आपका लोअर सेकेंडरी एजुकेशन और 3 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, आज जो एनईपी बात करता है वो कौन से स्ट्रक्चर की बात करता है, 5+3+3=4, इसकी बात करता है, इसी की बात करता है कौन, एनईपी 2020। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ दे जो 8+3+3 स्ट्रक्चर है वो कौन से आयोग ने दिया, तो वो कौन सा था, मुदलियार आयोग। ठीक है, उसके बाद इसी में याद रखना कि पहले की शिक्षा था उसमें पाठ्यक्रम में सुधार किया गया।
पाठ्यक्रम में सुधार करने का मतलब ये था कि पहले जो गणित है, जो मैथ्स है, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब पाठ्यक्रम में सुधार करके गणित हो गया, साइंस हो गया और जनरल स्टडीज हो गया, और जो व्यावसायिक सब्जेक्ट हैं, जो व्यावसायिक विषय हैं, उनको भी क्या किया गया, शामिल किया गया। साथ ही साथ जो शोध हैं, क्या जो आर्ट है, शोध है, आर्ट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आर्ट हो गया, हेल्थ हो गया और फिजिकल एजुकेशन पर भी क्या दिया गया, जोर दिया गया। तो ये सब किसकी सिफारिशें थी, मुदलियार आयोग की। ठीक है, इसमें और याद रखना कि जो आज हम क्या करते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं। और साथ ही साथ इसमें अनुभव आधारित अधिगम की बात करते हैं। क्या करते हैं, अनुभव आधारित अधिगम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अधिगम आधारित अधिगम की बात करते हैं। तो ये जो देन था, ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, वो भी कहाँ से आया था, मुदलियार आयोग की, मतलब मुदलियार आयोग ने ही ये सारी चीजें दी थी। ठीक है, इसका मतलब स्किल बेस्ड लर्निंग, अनुभव आधारित अधिगम। आज आप सब यूट्यूब में देखते होंगे कि अभी भी का न्यूज़ था कि बिहार में एक महिला शिक्षिका महाभारत और रामायण के पंक्तियों के माध्यम से बच्चों को सिखा, पढ़ा और लिखा रही है। ठीक है, तो स्किल बेस्ड लर्निंग हो गया, अनुभव आधारित अधिगम हो गया, ये सब कहाँ से आया है, मुदलियार कमीशन से आया है। ठीक है, और आज के समय में आप देख पा रहे होंगे कि जो बहुत से स्कूल हैं जहां, मतलब हमारे समय में, मतलब स्कूलों में क्या नहीं होता था, प्रयोगशाला नहीं होता था, लेबोरेटरीज नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में अधिकतर स्कूलों में क्या हो गया है, जो लेबोरेटरीज है वो स्थापित की जा चुकी है। और साथ ही साथ हमारे समय में जो वर्कशॉप होते थे, विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन होता था। तो ये सारी चीजें जो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रयोगशाला, लेबोरेटरीज, प्रयोगशाला, साथ ही साथ वर्कशॉप, कार्यशाला, ये सब भी कहाँ से आया था, कहाँ से आया है, मुदलियार आयोग से आया है। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक, तो ये मुख्य बातें थी किसकी, मुदलियार आयोग की। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे बढ़िया चीज़ ये है इसका कि ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मुदलियार आयोग के बारे में याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, मुदलियार आयोग 1952 ने किस शैक्षिक संरचना की सिफारिश की? मुदलियार कमीशन रिकमेंडेड विच स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ एजुकेशन? अभी बताया कौन सा, बी 8+3+ सिस्टम। अगला क्वेश्चन, मुदलियार आयोग ने लोकतांत्रिक नागरिकता पर जोर दिया। लोकतांत्रिक नागरिकता पर जोर दिया, इसका क्या अर्थ है? मुदलियार कमीशन एम्फेसाइज डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? डेवलपिंग कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राधाकृष्णन आयोग का प्रत्यक्ष विषय नहीं था? राधाकृष्णन आयोग के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया है, और राधाकृष्णन आयोग के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और जो ऑप्शन दिया गया है उस पर ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, राधाकृष्णन आयोग का प्रत्यक्ष विषय नहीं था। तो कौन सा नहीं था? देखो, विद्यार्थियों को नैतिक और आध्यात्मिक विकास, सही है ये। परीक्षा सुधार और सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस असेसमेंट की भी बात करता है कौन? राधाकृष्णन जी। ठीक, और माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, ओकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी बात करता है क्या? नहीं करता। और विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है? राधाकृष्णन आयोग। तो ये जो ABCD है, ये क्या है? राधाकृष्णन आयोग का क्या था? रिकमेंडेशन था। लेकिन वो क्या पूछा है? प्रत्यक्ष विषय नहीं है। तो कौन सा नहीं है? माध्यमिक शिक्षा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है,
मुदलियार आयोग को किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया कि राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय के मतलब विश्वविद्यालय के लिए काम कर रहा था, इसलिए उस आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और जो मुदलियार आयोग है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए काम कर रहा था, तो उस जो मुदलियार आयोग है उसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और उसने क्या किया? सेकेंडरी एजुकेशन पर काम किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है? मुदलियार से आया है। कहाँ से आया है? मुदलियार से आया है, मुदलियार आयोग से आया है। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों में माध्यम के रूप में किस पर जोर दिया? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को देखिए। राधा कृष्णन आयोग ने क्या किया बताओ, पढ़े अभी हमने पढ़ा था कि जो राधा कृष्णन आयोग है उसने क्या किया? भारतीय भाषाओं को, रीजनल लैंग्वेज को क्या किया? बढ़ावा दिया। क्या किया? जो भारतीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं या इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको क्या किया? प्रमोट किया। लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में रखा। अंग्रेजी को क्या किया? संपर्क भाषा के रूप में रखा, संपर्क भाषा के रूप में रखा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल अंग्रेजी होगा क्या? नहीं। केवल हिंदी होगा क्या? नहीं। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा प्लस अंग्रेजी संपर्क भाषा, रीजनल लैंग्वेज विथ इंग्लिश एज लिंक लैंग्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुदलियार आयोग का फोकस नहीं था? ठीक है, मुदलियार आयोग के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखना है और उसके आधार पर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। मुदलियार आयोग का फोकस नहीं था पूछा है। ठीक है, ठीक है, देख लो मुदलियार आयोग के बारे में जो हमने पढ़ा है उस पर ध्यान दो और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मुदलियार आयोग सेकेंडरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, ये सही है। ट्रेनिंग एंड बेटर कंडीशंस ऑफ टीचर, मतलब ये भी क्या करता है? जो मुदलियार आयोग है शिक्षा पर काम करना है, तो शिक्षकों को वेतन, उनकी सेवा शर्तें बढ़िया होनी चाहिए। तो ये भी क्या है? मुदलियार आयोग का प्रावधान है। और 3 ईयर डिग्री कोर्स इन यूनिवर्सिटीज, ये किसका कॉन्सेप्ट था बताओ? ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये किसका कॉन्सेप्ट था? राधा कृष्णन आयोग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? वो फोकस नहीं था पूछा है, तो ऑप्शन सी, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी स्कूल्स। तो जो मुदलियार आयोग है वो स्कूली शिक्षा है, सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके जो परीक्षा प्रणाली है उस पर भी सुधार करने की बात करता है। तो ये जो चौथा पॉइंट है वो इसका रिकमेंडेशन है मुदलियार आयोग का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। अगला, दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिशों के आधार पर किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया? ठीक है, महिला शिक्षा पर कब पहली बार जोर दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना के तहत? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दुर्गाबाई देशमुख समिति पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, या इसी को बोलते हैं क्या? दुर्गाबाई देशमुख, या इसी को बोलते हैं क्या? दुर्गाबाई देशमुख कमीशन, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स एजुकेशन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? दुर्गाबाई देशमुख कमीशन। ठीक है, अब भारत जब आज़ाद हुआ
तो महिला शिक्षा पर भी क्या हुआ, बात होने लगा, और उस पर बात करने के लिए जिस कमीशन का गठन किया गया उस कमीशन का नाम क्या है, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन। कब आया था ये, 1958 में आया था ये। ठीक है, तो इसकी मुख्य बातें याद रखना कि स्वतंत्र भारत में क्या, जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कौन करता है, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन। ठीक है, और जो साक्षरता है, जो शिक्षा है, महिला शिक्षा या फिर शिक्षा, मतलब शिक्षा में जब बात करें, शिक्षा साक्षरता या शिक्षा में बात करें, साक्षरता या शिक्षा में एजुकेशन में लैंगिक असमानता को समाप्त करना, लैंगिक असमानता को समाप्त करना। मतलब उस समय क्या होता था कि मतलब महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता था, तो उसके लिए किसने काम किया, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन ने। इसलिए क्या किया, शिक्षा में लैंगिक असमानता को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें याद रखना कि स्ट्रेस ऑन एडल्ट एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन। ठीक है, जो दुर्गाबाई देशमुख कमीशन है उसने क्या किया कि जो एडल्ट एजुकेशन है और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है महिलाओं के लिए, उस पर भी क्या दिया, जोर दिया। आज आप देख पा रहे होंगे कि महिलाएं बाहर अपने घर से बाहर निकल के फैक्ट्रियों में काम कर रही है और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। ये सब कहाँ से आया है, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन से आया है। तो आप जो आज महिलाएं काम कर रही है, तो वो काम इसलिए क्यों कर पा रही है, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन की वजह से। ठीक है, तो ये क्या था, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन से उनको याद रखना है। ठीक है, ठीक। अब देखो, दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिशों के आधार पर किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि जब महिला शिक्षा पर जोर दिया गया तो वो कौन से पंचवर्षीय में जोर दिया गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया। यहीं पर आप एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट पर देंगे कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, थर्ड 5 ईयर प्लान, वो कौन से वर्ष में लागू किया गया था। कमेंट पर इसका जवाब देंगे। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोझ मुक्त शिक्षा 1993 किस समिति की रिपोर्ट का परिणाम थी। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये शिक्षा बिना बोझ के, क्या, शिक्षा बिना बोझ के। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये किसकी देन है, ये किसकी देन है, यशपाल आयोग की देन है। किसकी देन है, यशपाल आयोग की देन है। जो शिक्षा बिना बोझ के, ये किसकी देन है, यशपाल आयोग की देन है। और इसी को आधार बनाकर 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, ठीक है।
8वां क्वेश्चन जो हम देख रहे थे वो, ठीक है। किस समिति की रिपोर्ट का परिणाम है बताओ? अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन सी समिति? यशपाल कमेटी, ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें अगला क्वेश्चन देखना, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के लिए सबसे प्रत्यक्ष रूप से कौन सा आयोग जिम्मेदार था? ठीक है, कौन सा आयोग जिम्मेदार था? तो इसको करने से पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था कि राधा कृष्णन आयोग पढ़ लिया, मुदलियार आयोग पढ़ लिया, और वुमेन्स एजुकेशन पर जो आयोग था दुर्गाबाई देशमुख आयोग, उस पर भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, चर्चा कर लिया है। और जो चौथा आयोग है, जो चौथा आयोग है, पांचवा आयोग है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चौथा आयोग कौन सा था आपका? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन कब आया था? 1964-66, ठीक है। तो इसके मुख्य बातें याद रखना, जो कोठारी कमीशन है, ठीक है, उसकी मुख्य बातें याद रखना। जो हम लोगों ने, अधिकतर लोगों ने जिस स्ट्रक्चर से शिक्षा प्राप्त किया है, वो स्ट्रक्चर कौन सा है? 10+2+3 स्ट्रक्चर। अधिकतर लोगों ने इस स्ट्रक्चर से, और मैंने भी क्या किया, इसी स्ट्रक्चर से क्या किया है, शिक्षा प्राप्त किया है। तो जो स्ट्रक्चर किसने दिया था? DS कोठारी, इसका पूरा नाम है DS कोठारी। तो कोठारी कमीशन ने 10+2+3 स्ट्रक्चर दिया था। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक बताएंगे कि 8+3+3 स्ट्रक्चर ये किसने दिया, कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ 5+3+3+4 ये जो स्ट्रक्चर है, इस दोनों स्ट्रक्चर का जवाब आप कमेंट पर लिख कर बताएंगे, ठीक है, ठीक है। और 3 भाषा सूत्र, 3 भाषा सूत्र, 3 भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया? वो भी किसने दिया? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग का मानना था कि बच्चों को हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, उसका भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए 3 भाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया? कोठारी कमीशन। 3 भाषा में याद रखना, हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें याद रखना कि जो आज हम संविधान में जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो उससे पहले कोठारी आयोग ने 6 से 11 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की बात कही थी, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग मतलब हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? यहीं से आया था। और साथ ही साथ बजट में पहली बार जो 6% का प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया था, शिक्षा के लिए किया गया था। ये सारी बातें किसकी थी? कोठारी आयोग की। और इस पर और चर्चा करते हैं, ठीक है। और जो शिक्षा नीति है, जो आज वर्तमान शिक्षा नीति क्या है? 2020 है। इससे पहले और क्या आया है? NEP 1986। इससे पहले और क्या आया है? 1968। तो NEP के लिए आधारशिला भी किसने रखा था? कोठारी आयोग। तो जो NEP क्या है? NEP 1968 का आधारशिला भी किसने रखा था? किसने रखा था? कोठारी आयोग ने रखा था, ठीक है, कोठारी आयोग ने रखा था। और आज हम बात करते हैं कि शिक्षा में सभी, मतलब आज के समय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को प्राप्त है। तो शिक्षा में समान अवसर की बात भी कौन करता है? यही आयोग करता है। शिक्षा में समान अवसर की बात भी कौन करता है? कोठारी आयोग करता है। साथ ही साथ सभी लोग जो 10वीं तक पढ़ाई किए हैं, मतलब 10वीं तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? गणित और क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स प्लस साइंस पढ़ते हैं।
कहाँ तक? 10वीं तक अनिवार्य है ये शिक्षा। 10वीं तक क्या है? गणित और विज्ञान की शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। तो इसको अनिवार्य किस आयोग ने किया है? किस आयोग ने किया है? कोठारी आयोग ने किया है। ठीक है। उसके बाद जो अभी तक शिक्षा प्रणाली थी, भारत की शिक्षा प्रणाली थी, उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, मतलब पूरे तरीके से रिव्यू कौन से, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किसने किया है? कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किसने किया है? कोठारी आयोग ने। मतलब जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम है, एंटायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब भारत की जो सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, उस पर रिव्यू करने का काम किसने किया है? कोठारी आयोग ने किया है। ठीक है। एंटायर एजुकेशन सिस्टम का क्या किया है? रिव्यू किया है। और ये सजेशन भी देता है किसके? कॉमन स्कूल सिस्टम का सलाह भी देता है। कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात भी कौन करता है? कोठारी आयोग करता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो नेशनल डेवलपमेंट की बात करता है, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास की बात करता है, नेशनल डेवलपमेंट की बात करता है, साथ ही साथ सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता की बात भी करता है। ठीक है। कौन? कोठारी आयोग। सोशल इंटीग्रेशन की बात करता है कौन? हमारा कोठारी आयोग। साथ ही साथ जो एक बात और इसमें कि साइंस, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है। कौन कौन सा? साइंस, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा देता है कौन? कोठारी आयोग। तो ये मुख्य प्रावधान थे किसके? कोठारी आयोग के। जो प्रावधान है, जो रिकमेंडेशंस है, उनको अपने दिमाग में बिठाना है और इस पर आधारित अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है तो उसको बनाना है। ठीक है। हमारा लास्ट आयोग बचा हुआ है कौन सा? उस पर चर्चा करते हैं। कौन सा? यशपाल, यशपाल आयोग। कब? 1952, 1992, 1992। ठीक है। इसमें बताया था कि जो एक वाक्य सब लोगों के ने सुना होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है। ये वाक्य आप सभी ने सुना होगा। तो ये जो वाक्य है वो किसने दिया है? यशपाल कमीशन ने। यशपाल कमीशन का मानना था कि बच्चों को एकदम फ्री होके शिक्षा प्रदान किया जाए, उन पर किसी भी तरह का बोझ, बर्डन न डाला जाए, इसीलिए लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट दिया। और लर्निंग विदाउट बर्डन जो कार्यक्रम है वो 1993 में चलाया गया। ठीक है। ठीक है। ठीक। और जब हम बर्डन की बात कर रहे हैं, मतलब बोझ मुक्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जो पाठ्यक्रम था उस समय क्या होता था? जो पाठ्यक्रम होता था, जो सिलेबस होता था, वो क्या होता था? बहुत बड़ा होता था। तो यशपाल कमेटी ने जो पाठ्यक्रम है उसके बोझ को कम किया, मतलब इसको कम किया। और साथ ही साथ जो आज हम NEP 2020 किस पर मुख्य रूप से फोकस करता है? बच्चों पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? बच्चों पर। तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड और जॉयफुल लर्निंग। ठीक है। जॉयफुल लर्निंग, ये कौन बात करता है? कौन बात करता है? NEP 2020 इसकी बात करता है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसका अवधारणा चाइल्ड सेंटर, ये कहाँ से आया है? यशपाल कमीशन से आया है। ठीक है। उसके बाद इसमें याद रखना कि जो व्यावसायिक, मतलब स्वायत्ता प्रदान किया गया संस्थानों को, स्वायत्ता प्रदान का ऑटोनॉमी प्रदान किया गया किसको? संस्थाओं को, कि वो अपने ढंग से शिक्षा को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाए। ठीक है। ये किसकी बात थी? यशपाल आयोग की बात थी। ठीक है। ठीक। अब इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। जैसे भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ठीक। इसमें एक बात याद रखना, किसमें? आपका कोठारी आयोग में।
कोठारी आयोग में एक बात याद रखना, कोठारी आयोग में एक बात याद रखना कि इसी ने क्या किया, एनईपी 1968 के लिए क्या रखा था, आधारशिला रखा था। ठीक है, 1968 के लिए आधारशिला रखा था। और इसमें यशपाल कमीशन में याद रखना कि इसका प्रभाव, यशपाल कमीशन के जो प्रावधान थे उसका प्रभाव, इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ा, इसको याद अलग से याद रखना इसको। इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, एनसीएफ 2000 में पड़ा और एनसीएफ 2005 में पड़ा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 और 2005 पर यशपाल कमीशन का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। ये किसकी बात हुई, यशपाल कमीशन की। अब एक चीज, जब एनसीएफ 2005 की बात आ गई है तो यहाँ पर एक बात अलग से याद रखना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, किसकी बात याद रखना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात रखना, इसको अलग से याद रखना। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है कि 8वीं तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, जियोग्राफी पढ़ते थे, इकोनॉमी पढ़ते थे, पॉलिटी पढ़ते थे। तो जब बहुत सारे विषयों को एक सब्जेक्ट में मिला दिया जाता है तो इस टाइप के एजुकेशन को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोला जाता है। तो जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, एनसीएफ 2000 से आया है। कहाँ से आया है, एनसीएफ 2000 से आया है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज गिवन बाय एनसीएफ 2000। लेकिन इसको लागू कब किया गया, इसको लागू कब किया गया, एनसीएफ 2005 से लागू किया गया। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में ये अलग से याद रखना। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो कहाँ से आया है, एनसीएफ 2000 से निकल कर आया है। लेकिन ये लागू कब हुआ है, एनसीएफ 2005 में लागू हुआ है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये जो शिक्षा नीति है 1968, ये कहाँ से आया है, बताओ कहाँ से आया है, ऑप्शन कौन सा है, दुर्गाबाई देशमुख है क्या, नहीं है। कोठारी आयोग है क्या, कोठारी आयोग है क्या, यशपाल समिति, राधाकृष्णन आयोग, कौन सा है, कोठारी आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई समान विद्यालय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, कॉमन एजुकेशन सिस्टम। मैंने बताया कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम कोठारी आयोग की देन है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पहला ऑप्शन व्यावसायिक विस्तार, दूसरा है सामाजिक असमानता को समाप्त करना, शिक्षक का कार्यभार कम करना और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। इसका ऑप्शन क्या होगा कि सभी के लिए क्या हो, समान विद्यालय हो। तो इसका तात्पर्य यह है कि असमानता को समाप्त करना, सामाजिक असमानता को समाप्त करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक। ठीक, अगला, महिला शिक्षा का कौन सा पहलू दुर्गाबाई देशमुख समिति द्वारा विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। याद करो कि दुर्गाबाई देशमुख समिति के कौन कौन से प्रावधान हैं। क्या राजनीतिक शिक्षा के बारे में बात किया इसने, क्या वयस्क साक्षरता व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में बात किया, चिकित्सा में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात किया, या फिर उच्च शिक्षा में आरक्षण के बारे में बात किया। दुर्गाबाई देशमुख समिति को अपने दिमाग में लाइए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। तो दुर्गाबाई देशमुख ने क्या किया था, एडल्ट लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन की बात की थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला, विश्वविद्यालय स्वायत्तता और शोध संस्कृति को मजबूत करने का विचार सबसे स्पष्ट रूप से किस समिति ने सुझाया, किस समिति ने सुझाया। ठीक है, इसका आंसर, ये होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप थोड़ा सा सोच समझ कर देने का प्रयास करेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर देंगे। ठीक है, ठीक।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। ठीक है, असंगत युग्म को क्या करना है, छांटना है। दुर्गाबाई देशमुख समिति महिला शिक्षा की बात करता है, सही है। कोठारी आयोग 10+2+3 स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सही है। ठीक है, कोठारी आयोग से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 निकल के आया है। और यशपाल समिति क्या समान विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करता है क्या, नहीं। इसकी बात कौन करता है, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कौन करता है, कोठारी आयोग करता है। कौन करता है, कोठारी आयोग करता है। तो इसमें असंगत पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक। किस आयोग ने पहली बार गणित और विज्ञान को 10वीं तक अनिवार्य बनाया, यह भी पढ़े हैं अपन, अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। राधा कृष्णन आयोग है क्या, बताओ, राधा कृष्णन आयोग है क्या, नहीं है। मुदलियार आयोग है क्या, नहीं है। कोठारी आयोग है क्या, नहीं है क्या, कोठारी आयोग है। कौन है, कोठारी आयोग है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, कोठारी कमीशन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। विश्वविद्यालय स्वायत्तता और शोध संस्कृति को मजबूत करने का विचार सबसे स्पष्ट रूप से किस समिति ने सुझाया। दुर्गाबाई समिति, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, राधा कृष्णन आयोग। इसका जवाब भी आप कमेंट पर देंगे। ठीक है, ये भी मैंने क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है, तो ये जवाब भी आप कमेंट पर देंगे। ठीक है, तो ये था जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो फाउंडेशन था, कि जो वर्तमान में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम जो देख पा रहे हैं, उसका जो आधारशिला रखा गया था वो ये सारे आयोग थे। तो इन आयोग को अच्छे से पढ़ना है और उन पर जो कॉन्सेप्ट हमने अभी बना के दिया हुआ है उसको अपने दिमाग में रखना है और सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो एनईपी 2020 है उसके मुख्य प्रावधान को समझेंगे और साथ ही साथ उस पर आधारित एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।